वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर दी थी फॉर 9th क्लास, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़े थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एटम क्या है। एटम बेसिकली हमारे पास इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब इसमें वो क्या कहता है, वो हमारे पास कहता है कि एटम हमारे पास एक छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता। अब कौन से एटम हमारे पास इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, आपको पता होना चाहिए कि एटम हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर कंसिस्ट होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। अब वो एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स, अब हर शेल में ना एक स्पेसिफिक हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी होता है। अगर किसी शेल में उसके मतलब जितना रेलिवेंट हमें दिया गया उसके मुताबिक हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो क्या होता है, हमारे पास एटम अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। उसको वो क्या करता है, वो किसी रहने के लिए वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है ताकि वो बाकी लाइफ उसके साथ गुजार सके। अब क्या है, और कुछ हमारे पास एटम्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कंप्लीट होते हैं शेल्स में, जिसकी वजह से वो एटम हमारे पास स्टेबल होते हैं और उन्हें किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे एटम इंडिपेंडेंटली अकेले रह सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी हमारे पास एग्जांपल है नोबल गैसेज। हमारे पास वो गैसेज है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं शेल में, तो वो रिएक्टिव नहीं होती और किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाती और इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। अब क्या है, हमारे पास आयन आ जाता है। उसके बाद आयन हमारे पास कौन से एटम्स होते हैं, जब कभी एटम ऐसा करे अपना कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे या कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एटम से आयन बन जाता है। अब क्या है, हमें पता होता है कि हमारे पास ये बात शर्तिया और हमेशा ऐसे ही होता है कि जितने प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं उतने ही हमारे पास एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक हो गया। तो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और हमारे पास एटम के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, ठीक हो गया, चलो दो आप कर लो, दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, दो ही प्रोटॉन थे, दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब इनमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो हमारे पास पहले क्या था, पहले हमारे पास दो प्रोटॉन थे और दो ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया तो हमारे पास दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को तो कैंसिल करा, लेकिन हमारे पास पीछे एक पॉजिटिव चार्ज फिर भी रह रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास एटम पर अपीयर हो जाएगा और एटम हमारे पास क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आयन की हमारे पास चार्ज के हिसाब से दो टाइप्स हैं। आपको पता है दो ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वो आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, जो पॉजिटिवली चार्ज हो, उसको हम कैटायन कह देते हैं, और वो आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनायन कह देते हैं। आपको पता है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयन बनता है एटम। तो क्या है, जब भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, उसको इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास कैट आयन बन जाता है। अब क्या हुआ, आप फिर से एक देख लो, आपके पास एक जो है वो एटम है जिसमें आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, आप लिख लें 3 प्रोटॉन है उसके पास और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर आप ऐसा करें, इसका ये इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करवा दें तो क्या होगा, 3 प्रोटॉन तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन हमने उसमें से रिमूव कर दिया। दो नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज को तो कैंसिल करेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास रह जाएगा जो कि एटम के ऊपर अपीयर हो जाएगा और वो हमारे पास एज अ कैट आयन बिहेव करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एन आयन का हिसाब देख ले तो एन आयन में हमारे पास क्या होगा, एन आयन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है एटम। आप फिर से देख लो, एक एटम है जिसमें आपके पास जो है वो तकरीबन
7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। सॉरी, आपके पास इसमें है 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक हो गया। आप क्या करो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवा दो। अब पहले 9 थे, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन हमारे पास जो है वो 9 ही रहेंगे। अब ये 10 में से 9 नेगेटिव चार्ज तो 9 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे, मगर एक फिर भी रह जाएगा जो कि एटम के ऊपर अपीयर हो जाएगा और वो एन आयन के तौर पर बिहेव होगा, ठीक है, करेगा। अब एग्जांपल क्या आ जाती है, एन आयन में हमारे पास सोडियम है। सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और वो कैट आयन के तौर पर बिहेव करता है। जबकि क्लोरीन एक ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है। यह आपका एटम का कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको कुछ ऐसे एटम्स बताए थे जो कि इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। वो क्या करते हैं, वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास एक नए किस्म का स्ट्रक्चर दे देते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर एटम्स, ठीक है। 2 से ज़्यादा एटम्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर दे देते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की एग्जांपल बड़ी अच्छी है जिसमें हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है। वाटर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाती हैं, ठीक हो गया। हमारे पास ऑक्सीजन भी एक अनस्टेबल एटम है और हमारे पास हाइड्रोजन भी है। और अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हमारे पास 2 ऑक्सीजन आकर अटैच हो जाते हैं एक कार्बन के साथ। अब क्या हो, जिस तरह एटम था, एटम के कम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना। एटम ने जब इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस किया था तो वो क्या बन गया था, वो आयन बन गया था। इसी तरह अगर कभी मॉलिक्यूल कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे या कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करे तो वो क्या बन जाता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन होता है, ठीक है। वही हिसाब होता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला, कि अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर कैटायन और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर एन आयन बन जाता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास N2 की। N2 क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज शो करवा देता है। जबकि हमारे पास ऑक्सीजन गैस ऐसी वो है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, उसको गेन कर सकती है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला सकती है। हमने देखा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अब मॉलिक्यूल की हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। टाइप किस बेस पे आती है, सबसे पहली टाइप हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं नंबर ऑफ एटम के हिसाब से, फिर आ जाता है टाइप ऑफ एटम के हिसाब से। इसके बाद हम मॉलिक्यूल की टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी टाइप हमारे पास है। हमारे पास मॉलिक्यूल की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास किस बेसिस पे है, हमारे पास बेसिकली कैटेगरीज इस बेसिस पे हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो जाते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम अटैच होने के बाद एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है ऑन द टाइप ऑफ एटम, कि कितने किस्म के हमारे पास एटम जो है वो कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूल बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हमारे पास पहला है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक, वर्ड मोनो का मतलब होता है 1, ठीक है। वर्ड मोनो का मतलब होता है 1 और एटॉमिक मतलब एटम, ठीक हो गया। वो मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम इन्वॉल्व हो उसको हम कह देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास नोबल गैसेस जितनी भी हैं, हमारे पास हीलियम, आर्गॉन, जीनॉन, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास डाई एटॉमिक। द वर्ड डाई हमारे पास यूज़ होता है 2 के लिए। वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम इन्वॉल्व होंगे उसे हम कह देंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होता है, हमारे पास 2 एटम आपस में जो है कंबाइन हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इसको हम कहेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया है ये भी एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। इसकी एग्जांपल है H2O2N2CO, ठीक हो गया। देन आ जाता है ट्राई। ट्राई वर्ड यूज होता है 3 के लिए। अब वो मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम जो है वो इन्वॉल्व होंगे, किसके लिए, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल H2O में देखो ये कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1 2 3, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। देन हमारे पास आ जाता है पोली। वर्ड पोली यूज होता है मैनी के लिए, ठीक है। मतलब जब काफ़ी सारे एटम्स अटैच होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो बेसिकली क्या होंगे, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल में H2SO4 HNO3। अब देखो इसमें 3 से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हैं, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, 4 जो है हमारे पास ऑक्सीजन के, तो 7 एटम हमारे पास H2SO4
SO4 में जो है वो इन्वॉल्व है, किसकी फॉर्मेशन के लिए, मॉलिक्यूल की। उसके बाद आ जाता है ऑन द टाइप ऑफ एटम। अब क्या है हमारे पास, पहला आ जाता है होमो एटॉमिक। वर्ड होमो यूज़ होता है सेम के लिए, ठीक है, सेम के लिए यूज़ होता है होमो। तो वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम आपस में जुड़ने के बाद जो है एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको होमो एटॉमिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल H2, ठीक है, एक जैसे एटम अटैच होके हमारे पास बना रहे हैं, दो हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं ना, ये दोनों अटैच होने के बाद हमारे पास बना रहे हैं H2। ऑक्सीजन के भी O2 भी देखो तो वो भी एक ही जैसे हैं, N2 देखो तो वो भी एक जैसे एटम्स हैं। तो जब एक जैसे एटम हमारे पास अटैच होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, क्योंकि उनमें एक जैसी टाइप के एटम इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में। उसके बाद आता है हेट्रो वर्ड यूज होता है डिफरेंट के लिए, ठीक है, डिफरेंट के लिए। वो मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इन्वॉल्व हो उसको कह देते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच हो रही है क्लोरीन की, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग एटम्स हैं, और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग के बाद जुड़ने के बाद एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। आज का लेक्चर आपका यहाँ पर समअप हो गया, जिसमें आपने देखा कि आप एटम क्या है, फिर एटम से आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर आयन की कितनी टाइप्स है, उसके बाद मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल आयन में कैसे कन्वर्ट होता है, और फिर मॉलिक्यूलर आयन की कितनी हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं। उसके बाद आपने मॉलिक्यूल की टाइप्स देखी कि मॉलिक्यूल की हमारे पास कितनी टाइप्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।